हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिंपलेस्ट मैथ्स चैनल पे। आज हम करेंगे 9th क्लास मैथ्स चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज सेट 2.2। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपने इससे पहले की एक्सरसाइज देखनी है तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पोलिनोमियल्स 5x - 3। अब लीनियर पोलिनोमियल तो देखो इन्होंने खुद ही लिखा है कि x। लीनियर पोलिनोमियल कौन से होते हैं, जिसमें जो पोलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल होता है, जैसे इसमें x है वेरिएबल, तो इसकी हाईएस्ट पावर अगर 1 हो तो देखो हाईएस्ट पावर 1 है क्योंकि वेरिएबल ही 1 लिखा है, सिर्फ 5x - 3 सिर्फ एक ही बार आया है वेरिएबल, उसकी पावर 1 है तो हाईएस्ट पावर 1 होगी, तो इसलिए लीनियर होगा। ये मैंने पिछली क्लास में समझाया है लेकिन फिर से बता दिया। ये देखो इसमें ये लिख दिया इसने 5x - 3। ये पोलिनोमियल के अंदर वेरिएबल कौन है, x है, जबकि वेरिएबल y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, abc कुछ भी हो सकता है। तो इस x को ही रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे लिखते हैं हम, पोलिनोमियल इन द वेरिएबल ऑफ x, इसको बोलते हैं। ये आप अभी हालांकि आपको इन क्वेश्चंस में इस तरह से लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आगे आगे जैसे आप क्लासेस में बढ़ोगे तो आपको पता चलेगा हर पोलिनोमियल को ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो अच्छा है अभी सीख लो, है कुछ नहीं, बस इतना ही है। px मतलब बस आपको बताना है कि वेरिएबल कौन है और इस तरह से लिख देना है, ठीक है। इज इक्वल्स टू 5x - 3, ये इस तरह से लिखा जाता है। क्योंकि देखो नेक्स्ट क्लासेज में क्या होगा, जब आप और आगे पढ़ोगे पोलिनोमियल को तो उसमें इस तरह से नहीं आएंगे कि 5x - 3 लो जी, सिर्फ इतने सिंपल थोड़ी आएंगे। वहाँ पे ऐसे आएंगे कि सपोज 5x² - y + 1, मान लिया इस तरह से आ गया, तो इसमें तो दो वेरिएबल आ गए, लेकिन हमने वेरिएबल एक्चुअल में कौन माना है, जिसको यहाँ लिखेंगे px। अगर मैंने px करके वेरिएबल लिखा होगा, अगली क्लासेस की बात कर रहा हूँ मैं, अभी नहीं, तो उसमें आपको बताना है कि भाई मैं वेरिएबल इसको मान रहा हूँ, ये तो कुछ और ही वैल्यू है, इसकी वैल्यू मेरे को बाद में पता चलेगी, ये कुछ भी। तो बेसिकली हमने यही चीज रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ लिखते हैं कि पोलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स, की वेरिएबल एक्स है भाई, ठीक है। तो इसलिए इस तरह से लिखने की आदत डाल लो, ठीक है, ये बेटर तरीका है। तो अब देखो वो कह रहा है कि इसकी वैल्यू बताओ जब x की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू 0 है तो एक बार 0 रख दो, p0, x की जगह 0 रख दिया, और यहाँ भी x की जगह 0, तो 5 × 0 - 3, तो ये कितना आ जाएगा -3। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर -3 है। अब इसी तरह से सेकंड देख लेते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। सेकंड में क्या कहता है, x की वैल्यू है -1, तो इसी में x की वैल्यू -1 रख दो, p, अब मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, एक ही बार लिख दिया, ये px इसी में लिखना है -1, तो 5 - 1 - 3, तो ये कितना हो जाएगा -8, ये -5 हो जाएगा इंटू होके, और ये -3 तो -8। इसी तरह से थर्ड क्या कहता है, x = 2, मतलब x की वैल्यू 2 रखो, जब कितनी वैल्यू आती है देखो, p2 = 5 2 - 3, तो कितना हो जाएगा 10 - 3 7, तो 7 आंसर है इसका, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। वही सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स 7s² - 4s + 6। देखो अब पिछले क्वेश्चन में सिर्फ और इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही चेंज किया है इन्होंने, कि पिछले क्वेश्चन में लीनियर पोलिनोमियल था, मतलब जो वेरिएबल था उसकी हाईएस्ट पावर 1 थी, इसलिए उसको लीनियर बोल रहे थे। अब इसमें क्वाड्रेटिक बोल रहे हैं क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल है, वेरिएबल कौन है इसमें, s है या x है, x तो है ही नहीं, s ही है, तो s की हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसलिए इसको क्वाड्रेटिक बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसको लिख लेते हैं, जो पोलिनोमियल है 7s² - 4s + 6, ये हमारा पोलिनोमियल है। अब इसमें वैल्यू रखनी है एक एक बार ये, तो इसको उसी तरह से एक बार लिख लेंगे, अब की बार s लिखेंगे क्योंकि पोलिनोमियल इन वेरिएबल s है हमारा, तो ये स्क्वायर - 4s + 6, तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, s = 0, तो p0 = 7, s की जगह 0 रखो, ये लो जी, -4 फिर से 0 रखो, ये लो जी, +6, तो ये तो 0 हो जाएगा, -4 ये भी 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं,
तो आंसर आएगा सिर्फ 6। इसी तरह से सेकंड को देखते हैं। सेकंड में कहता है s की वैल्यू -3 रखो, तो p -3 इज इक्वल टू 7 -3 का स्क्वायर -4 -3 +6। बहुत इजी है, आई थिंक इसमें तो कोई समझने में दिक्कत नहीं है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का अगर कोई भी वैल्यू उसका स्क्वायर हो गया तो वो प्लस हो जाएगा। -3 इंटू -3 तो +3 होता है, माइनस माइनस, ठीक है। तो 9 मतलब 7 इंटू 9 माइनस ये भी माइनस और ये अंदर भी माइनस है, तो ये फिर से प्लस हो जाएगा 12 + 6, ठीक है। तो ये कितना होगा 63 और 12 75 और 6 81, तो 81, ठीक है। अब थर्ड में क्या है, s इज इक्वल टू 4, तो P4 रख दो यार, ठीक है। P4 फिर से इसमें 4 रख देंगे वैल्यू, 7 4 स्क्वायर -4 और 4 ही हमारी वैल्यू है +6, 7 इंटू 16 माइनस ये भी 16 +6, तो ये हो गया 102 -16 +6, तो ये हो गया -10, तो ये हो गया 92, ठीक है। ये हमारे 2 क्वेश्चन हो गए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ से आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन शुरू होते हैं, यही मेन क्वेश्चन है। ये तो इजी थे, ये तो नंबर दिलाने के लिए आते हैं अगर एग्जाम में आते हैं ना। ये देखो क्वेश्चन नंबर 3, उसको देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। एट प्रेजेंट द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स सलील्स प्रेजेंट एज। कहता है कि सलील नाम का कोई बच्चा है, उसकी जो मदर की एज है वो सलील की एज से 3 गुना है, ठीक है। आफ्टर 5 ईयर देयर एजेस विल एड अप टू 70 ईयर। अगर 5 साल बाद की बात करेंगे, जो भी एज है उससे 5 साल बाद की बात करेंगे और उन 5 साल वाली एज को जोड़ देंगे तो टोटल एज 70 ईयर हो जाएगी। तो देखो भाई, इसमें ये कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि सलील है और मदर है। तो सलील की एज कह रहा है कि रेशो बता रहा है दोनों का, कहता है कि उसकी अगर 1 है तो उसकी 3 है, मतलब 3 गुना है मदर की। तो मतलब सलील की एज अगर 1 है तो मदर की एज 3 है। अब देखो इस बात को ध्यान से समझो, ये काम आएगी, मतलब हमेशा ही आपके काम आएगी कि रेशियो में दिया गया है। रेशियो होता क्या है एक्चुअल में, ये बात समझो। रेशियो क्या होता है, देखो वो कह रहे 1:3 में है, मतलब अगर सलील की एज 1 है तो मदर की एज 3 साल है, ठीक है। लेकिन ये तो बहुत कम है, बहुत कम इसलिए क्योंकि ये रेशियो है, ये एज नहीं है, लेकिन हाँ रेशियो सही है। अब देखो हो सकता है सलील की एज 10 साल हो तो मदर की एज कितनी होगी, 30 साल। अब ध्यान से देखो रेशियो सेम ही रहा, मैंने सिर्फ एज तो बढ़ा दी लेकिन रेशियो सेम ही रहा, मेरे को रेशियो ही सेम रखना है। अब रेशियो क्या है, रेशियो यही तो है, देखो 10:3 लिख दी मैंने, तो वो यही तो कह रहा है कि 1 गुना 10 रेशियो 3 गुना 10। तो ये देखो इक्वल पार्ट इन्होंने काट दिया, जो भी दोनों तरफ था इक्वल, जो 10 था इधर भी 10 कॉमन लिया, इधर भी 10 कॉमन लिया और इन दोनों को काट दिया, तभी तो आया ना 1:3। ये मैंने एग्जांपल लिया है कि हो सकता है उसकी एज 10 हो, लेकिन होगी इसी रेशियो में 1:3 में। तो जो इक्वल पार्ट है वो हमने एक्चुअल में हटा दिया, वो जो हटाने के बाद जो बचता है उसी को बोलते हैं रेशियो, 1:3। इसी को इसलिए रेशियो बोल रहे हैं। तो आपने बेसिक बात समझ ली है कि रेशियो जब बनता है जब उसमें से कॉमन पार्ट निकाल दिया जाता है। तो वो कॉमन पार्ट क्या है वो हमें पता ही नहीं, अभी पता ही नहीं ना कि भाई 10 दोनों साइड से 10 निकाला है या दोनों साइड से 15 निकाला है या 20 क्या निकाला, पता ही नहीं। तो नहीं पता है तो उस नहीं पता को ही हम कुछ मान लेते हैं। जैसे हो सकता है कि 1:3 था ना, तो अब हो सकता है इधर भी x हो, मान लिया हमने x निकाला यहाँ से, तो अगर इधर से x निकाला था तो इधर से भी x ही निकाला होगा। समझ में आ रहा है ना, बहुत इजी सी बात है ये कि रेशियो में कुछ ना कुछ डिलीट हो रखा है तभी वो रेशियो बना है। डिलीट क्या हो रखा है, जो कॉमन चीज है दोनों साइड, ठीक है। तो इधर भी हमने x मान लिया और अगर इधर x डिलीट हुआ होगा तो इधर भी x ही डिलीट हुआ होगा। तो इसका मतलब ये हमने मान लिया कि हो सकता है ये एज होगी दोनों की, भाई आज जो प्रेजेंट एज है वो ये होगी, मदर की 3x होगी और जो सलील है उसकी x होगी। तो बस यहीं से हमारा क्वेश्चन शुरू होता है। ये देखो, लेट द एज ऑफ सलील x हो गई, या एक x बोल लो या x बोल लो, सेम ही बात है। तो द एज ऑफ मदर कितनी हो गई
मदर होगी 3x। ऐसा ही तो दिया गया है कि भाई 3 गुना है, तो हमने सलील की x मान ली तो मदर की 3x हो गई। आफ्टर 5 ईयर्स, अब देखो आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर कितनी होगी? अब हमने जो एक एज एक बार मान ली तो वही मान ली, अब तो वही सही है, अभी तो उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। अब 5 साल बाद कितनी एज होगी तो हमें इसी के हिसाब से बताना पड़ेगा। तो आज अगर x है तो 5 साल बाद कितनी होगी? मैं आपसे कहूँ आपकी एज आज 5 साल है तो कितनी होगी 5 साल बाद? +5 ही तो होगी। तो बस द एज ऑफ सलील कितनी होगी? x+5। ये 5 साल बाद की बात कर रहा हूँ। अब द एज ऑफ मदर कितनी होगी? वो 3x थी तो 3x+5, ठीक है, दोनों की होगी। बस यही चीज थी जो मेन थी, जो आपने कर ली है बड़ी इजी तरीके से। अब देखो नेक्स्ट पढ़ो, नेक्स्ट क्या कहता है कि आफ्टर 5 ईयर्स देयर एज विल एड अप टू 70 ईयर। कहता जो भी उनकी 5 साल बाद एज है ना, उसको अगर जोड़ेंगे ना दोनों को तो 70 ईयर निकल के आ रहे हैं। तो बस हमें तो फाइनल स्टेटमेंट मिल गई हमारी। ये लो 5 साल बाद कितनी एज है? इसकी x+5 है, इसकी 3x+5 है, तो जोड़ दो इनको, x+5 प्लस 3x+5। ये दोनों की एज मैंने जोड़ी तो वो कह रहे हैं कि अगर दोनों की एज जोड़ दोगे तो 70 आएगा, 70 ईयर आएगा। तो लो ये हमारी पोलिनोमियल बन गई। कौन सा पोलिनोमियल? लीनियर पोलिनोमियल। इसकी x में जो बड़ी पावर है वो 1 ही है। तो बस इसको इस पोलिनोमियल की वजह से हमारे x की वैल्यू पता चल जाएगी। उस x की वैल्यू को उठा के जहां भी रख दोगे वही ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि इन्होंने ओरिजिनल ईयर बता दिए ना यहाँ पे। तो देखो बड़े सिंपल क्वेश्चन है ये, बस आपको स्टार्टिंग में x मानना आना चाहिए बस, और कुछ नहीं होता। तो देखो x+5 प्लस 3x, तो टोटल x कितने हो गए? 4x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 70। तो 10 इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब 60 हो जाएगा। ये 4x इज इक्वल्स टू 60। तो ये 4 इसके नीचे चला जाएगा, x इज इक्वल टू 60/4, ये कट गया तो 15 आ गया। लो जी, जो फैक्टर यहाँ से देखो, अब फिर से समझो, जो फैक्टर मैं यहाँ कह रहा था ना कि डिलीट हो गया है कुछ, इसीलिए 1:3 आया है। तो डिलीट हम एक बार 10 मान के चल रहे थे, ये तो एग्जाम्पल के लिए दिया था मैंने सॉरी, ये तो एग्जाम्पल के लिए दिया था मैंने 10, लेकिन यहाँ फिर x मान लिया था कि क्या पता क्या डिलीट हुआ था। तो वो जो डिलीट हुआ था वही 15 है, क्योंकि x की वैल्यू 15 ही है। तो देखो यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि अगर 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 15 15 ही आएगा। ये देखो 1 × 15 15, और 3 × 15 45। तो देखो मदर की 45 हो गई एज और बेटे की 15 हो गई। यहाँ भी रख सकते हैं, x की जगह 15 रखेंगे तो सलील की एज 15 आएगी, मदर की एज 45 आएगी। इतना इजी है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63। कहता 2 पॉजिटिव इंटीजर है। क्वेश्चन नंबर 4, 2 पॉजिटिव इंटीजर है। 2 पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर वही होता है ना, 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। तो कोई भी 2 नंबर ले लिया, मान लिया ये नंबर, ये कह रहा है इन दोनों का जो डिफरेंस है, मतलब इस बड़े में से छोटे को घटाऊंगा, हमेशा बड़े में से छोटे ही घटाऊंगा, ठीक है। तो 63 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव आया इसलिए मैंने बड़े में से छोटा घटाया है। फर्स्ट स्टेटमेंट ये दे रहे हैं वो कि डिफरेंस 63 है। अब ये नहीं पता ये दोनों नंबर कौन से हैं, अब हमें पता ही नहीं है, और हम अभी मान भी नहीं सकते सिर्फ पहली लाइन को पढ़ के, क्योंकि हमें क्या पता है वो किस रेशियो में है, किस तरह है। बस उन्होंने बोले 2 नंबर है, तो 2 नंबर तो कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं फिर। द रेशियो ऑफ द 2 इंटीजर इज 2:5। हाँ, ये हमारे काम की चीज है। कहता कि जो 2 इंटीजर दिए ना वो 2:5 में है, उनका जो रेशियो है। तो 2:5 में, अब जैसे कि लास्ट क्वेश्चन हमने किया था, मैंने बताया रेशियो जब बनता है जब उसमें से कुछ कॉमन पार्ट डिलीट हो गया होता है। तो कॉमन पार्ट इसमें से क्या डिलीट हुआ है इसका भी नहीं पता, तो मान लेंगे, क्या मानेंगे? x मान लेंगे। सपोज करो x इधर से डिलीट हुआ है, x इधर से, तो ओरिजिनल वैल्यू इनकी 2x और 5x हमने मान ली। जैसे ही हमें x की वैल्यू पता चलेगी हमारी ये दोनों वैल्यू निकल आएंगी। तो ऐसे ही कर लो। लेट फर्स्ट इंटीजर, जो 2 इंटीजर दिए हैं उसमें से पहला इंटीजर हम मान लेते हैं 2x, और सेकंड इंटीजर 5x मान लेते हैं, ठीक है। 5x और 2x मान लिया हमने। अब स्टेटमेंट में क्या बोला था उन्होंने कि इन दोनों का डिफरेंस 63 है। तो डिफरेंस अब बताओ, 2x में से 5x घटाऊं तो 63 आएगा, या 5x में से 2x घटाऊं तो 63 आने की संभावना है?
बिल्कुल बड़ा कौन है, ये है, जब भी तो पॉजिटिव तरह से आ रहा है आंसर। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, तो हम लिख देंगे जो फर्स्ट जो बड़ा इंटीजर है -2x, एक इंटीजर में से सेकंड इंटीजर घटाया तो वो कह रहे 63 आना है भाई। ये लो जी 63 लिख दिया, बस ये हमारा पोलिनोमियल हो गया, लीनियर पोलिनोमियल। तो अब इसको सोल्व कर लेंगे, 5x - 2x, दोनों x की वैल्यू हैं, तो 3x रह जाएगा इज इक्वल टू 63। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, इस 3 को नीचे लेके जाएंगे और काटेंगे तो 2 1, x की वैल्यू 21 आ गई। तो अब इधर देखो, यही चीज तो हमने मानी थी कि इसमें से डिलीट क्या हुआ है, ये कैसे बना, ये 2:5, ये 2:5 कैसे बना था, क्योंकि इधर से भी कुछ पार्ट डिलीट हुआ था और जो पार्ट इधर से डिलीट हुआ था कॉमन वाला, वही इधर से डिलीट हुआ था। ठीक है, तो 5 के साथ वाला भी और 2 के साथ वाला भी कौन है, जिसको हमने x माना था 21। तो मतलब जो ओरिजिनल वैल्यू 2 × 21 रेशियो, अब रेशियो लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, इधर 5 × 21, तो 21 ही डिलीट हुआ था। तो ओरिजिनल नंबर क्या थे, 21 दूनी 42 और ये हो गया 5 105। तो ये थे दो नंबर 42 और 105। अब इनका अगर डिफरेंस देखोगे तो 63 ही आएगा, 105 माइनस अगर आप 42 करोगे तो 63 ही आएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। Ruby has 3 times as many 2 rupees coins as she has 5 rupee coins। ये थोड़ा सा ना देखने में टफ क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन ये भी बहुत इजी है। जो पिछला क्वेश्चंस में हमने कॉन्सेप्ट लगाया रेशियो का, बस वही है, बस इसमें एक चीज और ऐड हो रही है, कॉइन। ये थोड़ा आपको कंफ्यूज करेगी, लेकिन कोई टेंशन नहीं है, हम सिंपल तरीके से करेंगे। Ruby has 3 times as many 2 rupee coins as she has 5 rupee coins। सबसे पहले तो ध्यान रखो, जो क्वेश्चन आपको थोड़ा सा भी बड़ा लगे या थोड़ा सा भी कंफ्यूजिंग लगे ना, उसको बार बार पढ़ो, ये ट्रिक है, अपने आप क्वेश्चन समझ में आता चला जाएगा। ठीक है, तो कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 लिख लेते हैं। कोई रूबी नाम का बच्चा है बच्ची है, सॉरी बच्ची लग रही है। रूबी हैज 3 times as many 2 rupee coins as she has 5 rupee coins। देखो दो, वो कह रहे कि दो तरह के सिक्के हैं उसके पास। ये तो 2 रुपए का सिक्का है, ये लो जी, और एक है 5 रुपए का सिक्का। इसको भी सिक्का ही मानो। ठीक है, सिक्का कुछ कुछ ऐसा दिखता है, गोल गोल, गोल गोल रोटी, गोल गोल सिक्का, कौन सी वो कविता है। ठीक है, तो इस तरह से दिखते हैं दो सिक्के। अब वो कह रहे हैं कि दो सिक्कों के रेशियो, मतलब नंबर ऑफ जो सिक्का हैं उनके रेशियो हैं 3 times एज मैनी 2 rupee coins as she have 5। तो कह रहा है कि 2 रुपए के जो सिक्के हैं ना, वो है मान लिया 3, ऐसे कह रहे हैं वो, मतलब रेशियो है ना, तो मान लिया 3 और रेशियो 1। तो मतलब अगर उसके पास 2 रुपए के सिक्के 3 हैं तो उसके पास 5 रुपए का सिक्का 1 है। ये भी रेशियो की बात कर रहा है, तो इसका मतलब रेशियो है, तो कुछ ना कुछ जो कॉमन पार्ट है वो इधर से भी डिलीट हुआ है, तो यहाँ भी हमने x मानना है। तो लो मान लेते हैं x, इधर भी x। ठीक है, तो मतलब ओरिजिनल जो नंबर ऑफ, ये नंबर ऑफ कॉइन्स है, नंबर ऑफ कॉइन्स दोनों। ठीक है, ये नंबर ऑफ कॉइन्स लिख दिया मैंने। ठीक है, कि इतने कॉइन है, और ये क्या है, वैल्यू ऑफ कॉइन। वैल्यू ऑफ कॉइन्स, वैल्यू ऑफ कॉइन भाई कितनी वैल्यू होती है 2 रुपए के सिक्के की, 2 ही रुपए तो होती है, तो वैल्यू ऑफ कॉइन 2 है। 5 रुपए के सिक्के की कितनी वैल्यू होती है, 5। तो नंबर ऑफ कॉइन्स कितना है, 3x और 1x, ये हमने मान लिया। अब मुझे एक बात बताओ, मैं आपको कहता हूँ कि आपके पास 2 रुपए के 3 सिक्के हैं, अभी क्वेश्चन को भूलो, 2 रुपए के 3 सिक्के हैं आपके पास, तो आपके पास कितने रुपए हुए, आप कैसे बताओगे। आप कहोगे हाँ ये क्या कोई क्वेश्चन है, 2 रुपए के 3 सिक्के हैं, ये लो जी, 2 + 2 + 2, 3 सिक्के हैं मेरे पास 2-2 रुपए के, ये लो सिक्के जैसे बना देता हूँ, 2 2 2, ये तो 6 हो गए। ठीक है, मैं कहता हूँ 5 रुपए के मान लिया आपको, या छोड़ो 2 के ही बताओ, 2 के मान लिया 5 सिक्के हैं, तो कहोगे 2 2 2 2 2, 1 2 3 4 5, 5 सिक्के हो गए, मेरे पास 10 रुपए हैं। पता है आप अनजाने में क्या कर रहे हो, आप इनको इंटू कर रहे हो, किससे, नंबर ऑफ कॉइन्स से। पता है आप ऐसे कर रहे हो, 2 रुपए का सिक्का, कितने सिक्के हैं 5, तो 2 रुपए के 5 सिक्के तो 10 हो गया, अमाउंट 10 आ गई टोटल, ऐसे कर रहे हो आप।
ठीक है, अनजाने में कर रहे हो लेकिन ऐसे कर रहे हो, मतलब इनटू कर रहे हो आप। तो यही तो यहाँ करना है। द वैल्यू ऑफ कॉइन्स है, 2 रुपए का सिक्का है, कितने सिक्के हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, 3x। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 3x। तो जो भी आंसर आएगा वो आएगा इसकी अमाउंट, मतलब 2 रुपए के सिक्के ने कितनी अमाउंट बना ली। इसी तरह से यहाँ 5 रुपए का सिक्का है, कितने सिक्के हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, 1x। तो इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो अमाउंट आएगी जो 5 रुपए के सिक्कों से बनी। बस यही चीज इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो एक सिक्का है उसकी अमाउंट नंबर ऑफ टोटल सिक्के से करोगे तो अमाउंट आएगी उस सिक्के के द्वारा बनाई गई। बस सिंपल है। तो बस इसमें लेट कर लेंगे। अब लेट क्या करेंगे, लेट वही करेंगे जो हम x मान रहे हैं इधर। रूबी हैज 3 टाइम्स एज मैनी 2 रुपी, तो लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन, रुपी एक भी आता है, चलो कोई नहीं, रुपी कॉइन इज इक्वल्स टू 2 रुपए के कितने कॉइन माने हमने, 3x मान लिए जी। ठीक है, तो द नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन वो कितने हुए, 1x या x लिख सकते हैं खाली। इफ शी हैज अ टोटल ऑफ 88 रुपए, अब कह रही है कि टोटल 88 रुपए हैं, तो टोटल कैसे निकलेगा। देखो 2 रुपए के सिक्के टोटल कैसे आता है, दो नंबर ऑफ कॉइन्स को इनटू करके। तो देखो एज वी नो लिख सकते हैं, एज वी नो ये बात तो हम जानते हैं भाई कि वैल्यू ऑफ 1 कॉइन, एक कॉइन में जितनी वैल्यू है उसको अगर हम इनटू कर देंगे किससे, नंबर ऑफ कॉइन्स से, जितने भी नंबर ऑफ कॉइन्स है उसी सिक्के के। जैसे मान लिया 2 रुपए का एक सिक्का है, उसी के नंबर कितने कितने 2 रुपए के सिक्के हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी अमाउंट आ जाएगी, अमाउंट आ जाएगी उस सिक्के की। बस यही फॉर्मूला लगा दो इसमें। तो लगा देंगे हम 2 रुपए के सिक्के 3 है, 3x है, अभी 3x की वैल्यू नहीं पता है लेकिन लिखेंगे तो ऐसे ही। तो 2 रुपए 2 इंटू 3x, 2 इंटू 3x, ये क्या बन गया, ये रुपए आ जाएंगे जो 2 रुपए के सिक्के से बने हैं, प्लस वो टोटल अमाउंट की बात कर रहा है, मतलब 2 रुपए की मिला के 5 रुपए की मिला के दोनों की, तो प्लस 5, क्योंकि 5 रुपए के जो कॉइन है उसकी वैल्यू 5 होती है एक कॉइन की, तो एक कॉइन की वैल्यू इंटू टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है 1x। ये है, वो कह रहा है इन दोनों की जो टोटल है वो कितने रुपए बता रहा है, 88 रुपए। ये लो जी, बस यही है। इसी चीज को पाने के लिए हमने ये स्टार्ट किया था, इसी पॉलिनोमियल की जो एक्सप्रेशन है इसी को पाने के लिए। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन में ये दिया गया है कि इसकी जमा इसकी वैल्यू 88 रुपए है। तो बस अब क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं, अब तो वही जो 3rd 4th क्लास में आपने सीखा था, प्लस माइनस वही करना है। ये देखो 3 दूनी 6, तो 6x प्लस 5x इज इक्वल्स टू 88। तो ये 11x हो गया और ये 88, तो मतलब 11x इज इक्वल्स टू 88, ये 11 इधर से कट जाएगा तो x की वैल्यू आएगी 8। सिंपल। अब जहां भी आपने x माना है वहां आप 8 रख सकते हो और जो भी वैल्यू आपको चाहिए वो ले सकते हो। पूछा क्या था क्वेश्चन में, हाउ मेनी कॉइन्स डज शी हैव ऑफ ईच टाइप। तो ईच टाइप के कितने कॉइन है, तो कितने कॉइन है, द नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन, 2 लिख लो या 2 लिख लो, कैसे भी लिख लो, 2 ऐसे लिख लेता हूँ, 2 रुपी कॉइन इज इक्वल टू 3x था ना, तो x की वैल्यू कितनी है हमारी 8, तो 3 इंटू 8 इज इक्वल टू 24। 2 रुपए के सिक्के की वैल्यू 24 आ गई। ठीक है, मतलब 24 सिक्के थे उसके पास 2 रुपए के, और 5 रुपए के कितने थे, द नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स इज, क्या माना था हमने 1x, मतलब सिंपल x, तो x की वैल्यू कितनी थी 8। तो ये लो जी, 5 रुपए के 8 सिक्के थे उसके पास और 2 रुपए के 24 सिक्के थे। ठीक है, 5 रुपए के 8 सिक्के थे। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, अ फार्मर कट्स अ 300 फीट फेंस इनटू 2 पीसेस ऑफ डिफरेंट साइजेस। कोई फार्मर है, फार्मर मतलब किसान, तो कोई किसान है वो कहता है कि उसके पास कोई फेंस है, चलो इस तरह से नहीं, सीधा सीधा फेंस मान लो, इतना इसको नहीं, सीधा सा एक फेंस है। ठीक है, उसकी जो लेंथ है वो कह रहा है 300 मीटर है, 300 मीटर। वो उसको 2 हिस्सों में, अलग अलग हिस्सों में काट लेता है। द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस। जो आपने पिछले क्वेश्चंस में सीखा ना वो सफिशिएंट है
इस क्वेश्चन को करने के लिए। बहुत इजी है, इसमें तो बहुत ही कम नॉलेज लगेगी आपकी, खर्च होगी कम नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 300 फीट का टोटल बताता है कि कोई फेंस है। द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस। इसका मतलब क्या है कि 2 पीस हैं, जो 300 मीटर इन्होंने लिया, कहता 2 पीस हैं। अब पता नहीं ये यहाँ से कट कर रहा है या यहाँ से कट कर रहा है, यहाँ से कट कर रहा है, पता नहीं, लेकिन वो कह रहा है कि जो भी 2 टुकड़े बनेंगे ना, सिर्फ 2 ही टुकड़े बना रहा है, इसके मतलब एक जगह से तोड़ रहा है इसको, तो उनका रेशियो होगा 4 और 1। मतलब एक टुकड़ा ये बना, एक टुकड़ा ये बना, तो इन टुकड़े की जो लेंथ है वो 4:1 में होगी। तो फिर से वही बात रेशियो में आ गई, और रेशियो का तो अब आपको पता चल ही चुका है कि रेशियो कब बनता है, जब उसके अंदर से जो कॉमन पार्ट है वो निकाल लिया गया हो, और बचा कौन छोड़ दिया, जो कट ही नहीं रहा था वो छोड़ दिया। तो देखो कट ही नहीं रहा था, तो जो कट रहा था उसको क्या मान लेंगे, x। तो अगर इधर से x काटा होगा तो इधर से भी x ही काटा होगा। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू आ गई ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू है। हालांकि अभी x की वैल्यू पता नहीं है, लेकिन जब x की वैल्यू पता चल जाएगी तब ये हमारी ओरिजिनल ही वैल्यू होगी। तो बस लेट कर लो। लेट कौन सा करते हैं, यही x वाली चीज को लेट करते हैं, बस इतना ही याद रखो तुम तो। लेट द एक लॉन्गर पीस था और एक शॉर्टर पीस था, तो लॉन्गर ऐसे लिख लो, लॉन्गर, लेट द लॉन्गर पीस बी 4x, भाई 4x हो जाएगा जो लंबे वाला पार्ट है, और द शॉर्टर पीस बी 1x, या खाली x भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहा गया था, कहता है कि दोनों को अगर मिला दूं, यही तो कह रहा है वो, अ फार्मर कट्स, भाई सीधी सी बात, अ फार्मर कट्स 300 फीट फेंस इनटू 2 पीसेस, मतलब वो कह रहा है उसको 2 टुकड़े बना दिए, एक 4 मतलब एक की लंबाई 4 है और एक ही है, मतलब ऐसे है छोटा सा, और एक इतना बड़ा है, तो अगर उनको वापस जोड़ेंगे तो पूरा ही तो बनेगा, और पूरा कितना कह रहा है, 300 फीट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही तो हुआ कि जो लॉन्गर पीस है, लॉन्गर पीस प्लस शॉर्टर पीस, जो लंबा टुकड़ा और छोटा टुकड़ा, उन दोनों को मिला के 300 ही तो हो रहा है। तो अगर इन दोनों को मिला के 300 हो रहा है, तो ये दोनों तो हमने पहले ही मान लिए यहाँ 4x और 1x, तो कर दो 4x प्लस 1x इज इक्वल्स टू 300। तो ये टोटल 5x हो जाएगा, 4x प्लस 1x 5x, और 300 से डिवाइड कर देंगे, तो 1x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 60। ठीक है, तो 60 आ जाएगी, तो अब 60 रख के देख लो। अगर जैसे यहाँ 60 रखोगे तो 6 4 24, 240 आ जाएगी। पूछा क्या था इन्होंने, हाउ लॉन्ग आर द 2 पीसेज, जो 2 पीस हैं वो कितनी कितनी लेंथ के हैं, तो जो बड़ा पीस है तो लॉन्गर पीस लिख सकते हो आप, लॉन्गर पीस बराबर होगा 4x, मतलब x की जगह 60 रखना है अब हमें, 4 × 60 इज इक्वल टू 240, पहला 240 हो गया, और जो शॉर्टर होगा, जगह कम है थोड़ी सी, कोई नहीं, शॉर्टर पीस होगा, वहाँ होगा सिर्फ x या कहीं 1x, मतलब x, तो x की वैल्यू 60 थी तो 60, मतलब 60 ही आ गया कुल मिला के। ठीक है, तो बड़े वाला 240, छोटे वाला 60 आ गया। तो अब देखो इन दोनों को जोड़ के देखो, क्या 300 बन रहा है, बिल्कुल 240 + 60 300, बिल्कुल, तो यही है हमारा आंसर। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 more than twice its width and its perimeter is 24 सेंटीमीटर। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कहता है कि कोई रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल में जो लेंथ है और विड्थ है उसका सीधा सीधा रेशियो नहीं दिया है, जैसे पिछले क्वेश्चंस में सीधा एक रेशियो दे दिया था, वैसा नहीं दिया इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चीज को और आगे बढ़ा के बताया है। कहता है कि लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3 more than twice its width। देखो इस क्वेश्चन में जो सबसे बड़ा जो टास्क होता है वो ये होता है कि x किसको माने। ठीक है, तो x किसको माने, लेंथ को x माने या विड्थ को या फिर ब्रेड्थ को बोल सकते हो। तो देखो इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ो, वो क्या कह रहा है, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, लेंथ तो वो खुद ही बता रहा है कि लेंथ आपको क्या माननी है।
ठीक है, लेकिन विड्थ नहीं बताया है, तो जो नहीं बताया उसी को तो एक्स मानेंगे, क्योंकि जो लेंथ है वो तो उसने बता दी, लेंथ को तो उसी के हिसाब से हमें मानना पड़ेगा। देखो, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ, ऐसे कह रहा है ठीक है, देखो द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ, मतलब विड्थ के बारे में कुछ नहीं बता रहा, बस लेंथ को एक्सप्लेन कर रहा है। तो बस हमें उसकी जो विड्थ है उसको x मान लेना है। देखो, इसको थोड़ा सा मैं अगर ओवरव्यू बताऊं तो बेसिकली ये कह रहा है कि ये एक आपका क्या है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है। तो इसमें ये जो बड़ी साइड होती है उसको लेंथ बोल लेते हैं, छोटी साइड होती है विड्थ बोल लेते हैं या ब्रेड्थ बोल लेते हैं, ठीक है। वो कह रहा है कि लेंथ जो है वो क्या है, विड्थ की इतना था 3 मोर देन ट्वाइस, मतलब डबल से भी 3 ज्यादा है। तो विड्थ को अगर मैं x मान लूं, यहाँ विड्थ को अगर मैं x मान लूं, तो लेंथ को इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या मानूं, वो कह रहा है 3 मोर देन ट्वाइस, मतलब पहले ट्वाइस करो, मतलब जितनी भी हमने विड्थ को माना उसको ट्वाइस करो, लो जी ट्वाइस कर दी। अब कह रहा है 3 मोर, मतलब ये लो जी 3 मोर। तो देखो, अब क्या ये वही चीज नहीं बन गई जो ये क्वेश्चन में बोल रहा है, कह रहा है कि जो विड्थ है वो तो कुछ है, वो तो चलो हमने मान ली, जो लेंथ है वो 3 मोर है, किससे, ट्वाइस ऑफ विड्थ से। तो ट्वाइस ऑफ विड्थ ये हो गया प्लस 3 ये हो गया। समझ में आया, सिंपल है, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बस इसको हमने x मान लिया, तो जैसा स्टेटमेंट में दिया गया था फिर उसी के हिसाब से इसको लिख दो, ठीक है। बस हमने स्टार्टिंग किससे करनी है ये ध्यान रखो, विड्थ को मानना है, क्योंकि विड्थ के बारे में कुछ एक्सप्लेन नहीं किया गया। एक्सप्लेन कौन किया गया है, लेंथ को एक्सप्लेन किया गया है, तो इसलिए लेंथ को हम x नहीं मानेंगे, लेंथ को तो वो खुद ही एक्सप्लेन कर रहा है। तो देखो, लेट द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, विड्थ कितनी है, x है, तो अगर x विड्थ है तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगी 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, ये चीज़ तो गिवन है, 2x प्लस 3 होगी, ठीक है। अब देखो, वी नो, हम क्या जानते हैं बताओ, इस क्वेश्चन में क्या जानने की जरूरत है, इसमें पेरीमीटर जानने की जरूरत है। पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है भाई, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर यही तो होता है इस बाउंड्री की टोटल लेंथ, यही तो होता है। अब टोटल लेंथ कैसे नापते हैं, दो तो विड्थ होगी, एक विड्थ दो विड्थ, ठीक है, और दो लेंथ होगी, एक लेंथ और दो लेंथ। तो ऐसे ही तो करते हैं। जो फॉर्मूला क्या है पेरीमीटर का, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 लेंथ प्लस 2 विड्थ या ब्रेड्थ बोल लो, तो 2 कॉमन आ जाता है, 2l प्लस विड्थ, यही तो फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूले को रख देंगे, वी नो द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2l प्लस बी, या l प्लस डब्ल्यू लिख लो यार, इसमें विड्थ है, तुम कंफ्यूज ना हो जाओ, 2 लेंथ प्लस ये, ठीक है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कहता है कि इट्स पेरीमीटर इज 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर है, तो इसके इक्वल 24 सेंटीमीटर है। तो अब देखो, इनकी वैल्यू हम यहाँ से लिख लेंगे जो हमने मानी हुई है। तो 2 और लेंथ कितनी मानी हमने, लेंथ है 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 प्लस विड्थ कितनी है x। अब ये कह रहा है कि ये जो आपने निकाला है ना वो इज इक्वल्स टू है 24 सेंटीमीटर, जो ओरिजिनल वैल्यू है सेंटीमीटर वाली इसने यहाँ बता दी। तो बस वही हमारा क्या बन गया, पोलिनोमियल। तो अब इससे फिर से x की वैल्यू निकल आएगी, और x की वैल्यू जैसे ही निकलेगी, जहाँ जहाँ भी x की वैल्यू पुट करेंगे उसी की वैल्यू आती जाएगी। तो इसमें इसको कर दो, पहले अंदर वाले को सोल्व कर लो, 2x और 1x 3x, तो 3x जमा 3 2, 3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 24। तो इस 20 ये जो 2 है इसको यहाँ मल्टीप्लाई करने से पहले इसको यहीं डिवाइड कर दो ताकि ये खत्म ही हो जाए। तो 3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू, ये नीचे आके डिवाइड कर दिया तो 12 हो गया, ये 3 इधर जाके माइनस हो गया, तो 3x इज इक्वल्स टू 9, तो x इज इक्वल्स टू 3, x की वैल्यू 3 आ गई। जो हमने स्टार्टिंग में विड्थ मानी थी ना, x मानी थी, यहाँ देखो ये जो x हमने मानी थी विड्थ वो निकल आई, वो 3 है। तो अब लेंथ क्या हम नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल, क्या है डायमेंशंस, रेक्टेंगल के डायमेंशंस पूछ रहा है क्या है, तो बेसिकली वो लेंथ और विड्थ ही पूछ रहा है। तो लेंथ क्या होगी, पहले विड्थ लिख लेते हैं, विड्थ ऑफ
रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू कितनी थी x, और x कितना है 3, तो डायरेक्ट 3 है उसकी विड्थ। और लेंथ कितनी होगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी थी 2x प्लस 3, लेकिन x तो हमारा 3 है तो इसकी जगह 3 रख दो, 2 इंटू 3 प्लस 3, 3 दूनी 6 और 3 कितना हो गया 9। तो देखो यही हमारे फाइनल रिजल्ट है, वो ये है कि विड्थ 3 है और लेंथ 9 है। तो अब अगर हम इसको फॉर्मूले में अगर चेक भी करना चाहें, देखो क्वेश्चन आपका यहाँ तक हो चुका है, ये फाइनल आंसर आपका, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन को चेक भी करें तो क्वेश्चन को चेक कैसे करेंगे, 2l प्लस बी था फॉर्मूला, ये l प्लस विड्थ यार कुछ भी लिख लो, तो रख के देखो 2, लेंथ कितनी है, लेंथ कितनी निकली है जी 9, प्लस विड्थ कितनी है 3, ये लो जी 3, तो इसको 9 और 3 कितने होते हैं 12, तो ये हो गया 2 इंटू 12 मतलब 24। क्या इन्होंने भी 24 ही दी हुई थी, बिल्कुल देखो 24 सेंटीमीटर दी हुई थी, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपको क्वेश्चन में जब आंसर लिखो कॉपी में तो ये नहीं लिखना है हिस्सा, सिर्फ यहाँ तक लिखना है, यहीं तक आंसर है, ठीक है। बहुत ईजी है मैथ्स, मैथ से कभी नहीं डरना है, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, बाय बाय।